द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें 300 पोस्ट निकली है असिस्टेंट की। आप देख सकते हैं 29 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है। आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने आपको बताया 300 असिस्टेंट की पोस्ट है। कैडर कौन सा है? क्लास 3 ग्रुप सी की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ओपन मार्केट से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब आप देख लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की ये बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है इंश्योरेंस की, तो पूरे देश भर में इसके ऑफिसेज हैं, हर राज्य में है। तो स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज आपको बाइफर्केशन दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी है, असम में 8, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 10। तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ हरियाणा की 8th नंबर पे है, 3 वैकेंसी है, गुजरात में 24 है, तो जहाँ से पंजाब में अगर देखें तो 7 है। तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कितनी है, और ये प्रोविजनल है, बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। और कैटेगरी वाई बाइफर्केशन भी आप देख लें। तो आवेदन कब से शुरू हैं? अभी नहीं हुए हैं, 1 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट है 15 फरवरी, तो केवल 15 दिन आपको दिए गए हैं। टीयर 1 ऑनलाइन एग्जाम कब होगा? प्री, जिसको आप प्री एग्जाम भी कह सकते हैं, 2 मार्च को टेंटेटिव है, ऊपर लिखा है टेंटेटिव डेट्स, लेकिन आप ये मानकर चले कि इसी दिन होगा, तो इसी अनुसार तैयारी करें। क्या पता अगर 2 मार्च को हो गया फिर क्या करेंगे आप? टीयर 2, जिसे मेंस एग्जाम भी कह लीजिए, टू बी इंटीमेटेड लेटर, इसकी अभी डेट नहीं बताई गई है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। पहले आप मेंस को देखें। कॉल लेटर कब जारी किए जाएंगे? 7 दिन पहले जारी कर दिए जाते हैं। तो रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहें। वेबसाइट कौन सी है? www.newindia.co.in फॉर रेगुलरली फॉर अपडेट। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट यूटी ओनली एंड विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम अ सेंटर दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट यूटी और एज अलॉटेड बाय द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो देखिए, आप एक ही स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई करें। सिंस रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर इज डन ऑन स्टेट यूटी वाइज बेसिस, क्योंकि राज्यवार जो है भर्ती की जाती है इस क्लरिकल कैडर में, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ अप्लाई कर लें। अगर नहीं करना चाहते, पड़ोसी राज्य में भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन एक ही राज्य से करें, और वहीं के सेंटर में आपको एग्जाम देने जाना होगा, या फिर जो भी आपको न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अलॉट करेगी उसमें जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज इन वेस्ट बंगाल कैन ऑप्ट फॉर सेंटर इन वेस्ट बंगाल ओनली एंड वुड बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दैट स्टेट ओनली। अब समझ आ गया आपको क्यों ऐसा कह रहे हैं ये? मान लीजिए आप अगर सोच रहे हैं कि मैं हरियाणा में नहीं, क्योंकि हरियाणा में कम वैकेंसी है, तो जिस भी राज्य में ज़्यादा वैकेंसी मैं वहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ, और जब अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो मैं हरियाणा के लिए आवेदन कर दूंगा कि मुझे हरियाणा में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, मान लीजिए आप ऐसे स्टेट में अप्लाई कर देते हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा निकली हैं, और फिर आपको क्या है, वहीं आपको काम करना होगा, एंड वुड बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दैट स्टेट ओनली। इन्होंने लिख दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। Candidates belonging to OBC category but coming in creamy layer are not entitled for OBC reservation and age relaxation। तो जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी में, वो ओबीसी रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज अनरिजर्व जनरल, ठीक है, आपको जनरल कैटेगरी से आवेदन करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप पढ़ लें, एक बोल्ड में लिखा है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट प्री और मेन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको उस राज्य की लैंग्वेज आती हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेजेस लिख दिया, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी आने चाहिए। मान लीजिए जैसे अगर आप ये सोचे कि मैं महाराष्ट्र में भर देता हूँ, 81 वैकेंसीज है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो आपको यहाँ की मराठी भी आनी चाहिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी लेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो जहाँ जहाँ पर हिंदी है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक स्टेट में। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्टेट में कर लें। अगर आप हरियाणा के तो हिंदी है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तराखंड और यूपी में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, कौन आवेदन कर सकता है। प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। At the time of regional language test, the candidate must necessarily produce the relevant document in original and a self-attested photocopy in support of their identity and eligibility pertaining to a category, age, education qualification as indicated in online application form। तो देखिए,
जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो केवल जो आपके डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है केवल वही जानकारी आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त दें या अपलोड करें, क्योंकि जब आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा उस वक्त आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दे, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है, चाहे आपने प्री और मेंस पास कर लिया हो। प्लीज नोट दैट नो चेंज ऑफ एप्लीकेशन डाटा विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एक बार आपने जो भी ऑनलाइन आवेदन में जानकारी दे दी उसे अमेंड या फिर चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए सबमिट करने से पहले एक नहीं 2 बार चेक करें, डॉक्यूमेंट से मैच करें कि मैंने स्पेलिंग नाम की सही लिखी है, डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है, मार्क्स परसेंटेज सही लिखे हैं, और जो जो इन्होंने साइज बताए हैं उसी साइज में अपलोड किया है। फोटोग्राफ साफ होनी चाहिए, जो जो इन्होंने बताया है उसी अनुसार आप आवेदन करें, क्योंकि चेंजेस आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे। Merely applying for the post and being shortlisted in any examination, in online examination or in subsequent regional language test or subsequent process does not imply that a candidate will necessarily be offered employment in the company. No request for considering the candidature under any other category state duty other than one for which applied will be entertained. तो एक बार जिस राज्य में आपने अप्लाई कर दिया आपको वहीं एग्जाम देना है या फिर जो भी आपको सेंट्रल अलॉट होगा वहां देना है और आपको वहीं पर जॉब दी जाएगी, और बाकी कंपनी के हाथ में है कि वो क्या करती है। आपकी कोई भी इसमें इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेशनलिटी आप देख लीजिए, भारत का नागरिक, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये सब आप देख लेना। एज किस दिन देखी जाएगी, कट ऑफ डेट क्या है, 1 जनवरी सन 2024। कम से कम आयु आपकी 21 वर्ष की हो, अधिकतम 30 वर्ष की। किस दिन देखी जाएगी, 1 जनवरी 2024 को, यानी कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, तो 2 जनवरी सन 1994 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो, और 2 जनवरी 1994 को भी है आपका जन्म तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जनवरी 2003 के बाद ना हुआ हो, अगर 1 जनवरी 2003 को भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद ना हो। एज रिलैक्सेशन आपको पता है रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल, तो 30 + 5 कितने हो गए, 35। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, ओबीसी क्रीमी लेयर क्या होगा, जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना है, इन्होंने ऊपर ही बता दिया था। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के क्रीमी लेयर के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना है और आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आपकी एज रिलैक्सेशन नहीं है तो आपकी एज लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम 30। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए है 10, एक्स सर्विसमैन के लिए है जितनी भी उन्होंने एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 ईयर। तो जितनी भी आपने डिफेंस में सर्विस दी है प्लस 3 साल, लेकिन अधिकतम 45 वर्ष ही आपको अलाउ की जाएगी। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन लीगली सेपरेटेड हु हैव नॉट रीमैरिड उन्हें 5 साल, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, और इसी कंपनी के जो अभी कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें 5 साल की। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसकी भी कट ऑफ क्या रखी गई है, 1 जनवरी सन 2024 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी, अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए 1 जनवरी सन 2024 को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एसएससी इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल। तो किसी भी कक्षा में आपने अंग्रेजी जरूर पास की हो एक सब्जेक्ट के रूप में, चाहे सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, चाहे ग्रेजुएशन, किसी में भी। कैंडिडेट शुड पोजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 1 जनवरी। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए आपने एग्जाम दे रखा, रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं है। इन्होंने लिख दिया कैंडिडेट मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया हो। आगे लिखा नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ड्यूटी अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच अ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई इज असेंशियल। तो आपके पास पढ़ने का, लिखने का, बोलने का ज्ञान होना चाहिए जिस भी राज्य की आप भाषा में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में दे रहे हैं तो मराठी आपको लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए। कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो मान लीजिए आपने प्री मेंस पास कर लिया और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आप पास नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सारी मेहनत बेकार। तो आप देख लें कि ये कोई जिस भी लैंग्वेज के लिए आप, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की भाषा आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी आती हो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ, ये तो इन्होंने लिख दिया, मैं आपको बार बार रिपीट बोल रहा हूँ कि अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। 1 जनवरी सन 2024 को आपकी
एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पूरी हो 21 से 30 प्लस एज रिलैक्सेशन। डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ, एक बार आप पढ़ लेना। स्क्राइब अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस फॉलो कर लें। अच्छा, EWS के लिए है प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आपको पता है रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है, आप आवेदन कर दें। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी आपसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इन्होंने पहले बता दिया, प्री मेंस प्लस रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द मेन एग्जाम विल बी फर्निश्ड फर्दर शॉर्टलिस्टेड टू फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन। तो आप ये मानकर चलिए आपके 3 एग्जाम है, प्री मेंस प्लस लैंग्वेज टेस्ट। प्री में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऑनलाइन, जिसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, 30, 35, 35, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। हर सेक्शन के लिए टाइमिंग रखा गया है 20-20 मिनट का, टोटल 1 घंटा। मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, बायलिंगुअल नहीं पूछ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बाकी बायलिंगुअल रहेंगे हिंदी इंग्लिश में। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ईच टेस्ट यानी कि हर एक सेक्शन में लेने होंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में 30 क्वेश्चन हैं तो 30 में से कुछ आपको यहाँ बताया नहीं गया है कि वो कंपनी बताएगी कितने आपको लेने हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज एज डिसाइडेड बाय द कंपनी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 मेन एग्जाम। टीयर 2 के लिए फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 250 नंबर के 5 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज। बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश को छोड़कर। टोटल 2 घंटे का है और हर एक सेक्शन के लिए टाइमिंग अलग से दिया जाएगा। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर। मिनिमम टोटल स्कोर भी आपको जो कंपनी डिसाइड करेगी, अभी नहीं लिखा गया है यहाँ पर, मेंस एग्जाम में लेने होंगे। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल टेस्ट, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, दिस टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द लैंग्वेज टेस्ट। तो आपकी मेरिट कैस्ट बनाई जाएगी मेंस एग्जाम के आधार पर। मेयरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म डू नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम एंड रीजनल टेस्ट। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो कंपलसरी नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा, हो सकता है कोई शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ये अपना ले तो आपकी शॉर्ट लिस्ट ना भी हो। In case of equal marks scored by last 2 candidate or more, the candidate senior most in age will be shortlisted। मान लीजिए 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर आ जाते हैं, फिर क्या होगा, तो जो भी उम्र में बड़ा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्री मेंस, तो पेनल्टी रखी गई है कितनी, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन 1/4 ऑफ द मार्क्स। तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। लेकिन अगर आप उत्तर छोड़ देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंपनी के पास सभी प्रकार के अधिकार हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकती है। रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहें। कॉल लेटर आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे। बायोमेट्रिक डाटा आपका कैप्चर किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी। Regional language test, candidate shortlisted in the mains exam will be subsequently called for language test to be conducted by company at selected center. The name and address, center, time and date will be informed to the shortlisted candidate on our website। तो जैसे आप मेंस क्लियर करेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से आपको डेट, टाइम एंड वेन्यू बता दिया जाएगा जहां पर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कोई भी मार्क्स इसे अलॉट नहीं किए जाएंगे, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया था, लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जैसे प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड कोड लेटर, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, सभी मार्कशीट लेकर जाना। जो भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं वो सारी जानकारी दी थी वो सारी लेकर जाना। अगर आप किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी लेकर जाएं, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। एग्जामिनेशन सेंटर will be conducted online in venue. No request for change of center. Tentative list of center for tier 1 and tier 2 is given below। तो सेंटर के अभी आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये रहे वो सेंटर टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। आंध्र प्रदेश के आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, टीयर 2 के लिए कम है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो टीयर 1 के लिए अंबाला और हिसार, और टीयर 2 के लिए केवल हिसार। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम टीयर 1, और टीयर 2 के लिए दिल्ली एनसीआर। ऐसे आप बाकी स्टेट्स के लिए भी देख सकते हैं। फीस कितनी रहेगी भाई,
पेएबल ऑनलाइन फ्रॉम 1 फरवरी टू 15 फरवरी। रिजर्व कैटेगरीज के लिए 100 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंटीमेशन चार्ज ओनली, यानी कि SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से केवल इंटीमेशन चार्ज लिए जा रहे हैं, फीस नहीं ली जा रही है, और बाकी सभी कैंडिडेट से 850 रुपये लिए जाएंगे। बैंक चार्जेस अगर कोई लगते हैं तो वो भी आपको पे करने होंगे। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मैंने आपको वेबसाइट बता दी, वहाँ पर जाकर आप आवेदन करें। जो जो वहाँ पर बातें बताई गई हैं वो सारी आप फॉलो करें। वेबसाइट www.newindia.co.in, इसी वेबसाइट पर जाए, किसी वेबसाइट पर आप ना पड़ जाएं। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। फोटोग्राफ का जो साइज़ बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड करने के जितने साइज़ के बताए गए हैं क्लियर हों वो आप अपलोड कर दें। मिसकंडक्ट ना करें, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें, इम्पर्सोनेशन ना करें, ठीक है, कोई भी गलत काम ना करें। आप मेहनत से जॉब लें। प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 महीने बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड, ठीक है, और बढ़ाया भी जा सकता है। कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन whose service are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary paid and an amount of 25,000। तो जितनी सैलरी दी है वो भी रिटर्न करनी होगी अगर आपने बीच में छोड़ा, और 25,000 रुपये ट्रेनिंग कॉस्ट। नो लीन बॉन्ड एग्जीक्यूटिव टू रिटेन अ सब्सटेंशियल पोस्ट विद प्रेजेंट एम्प्लॉयर विल बी बाइंडिंग अपॉन द कंपनी एंड नो लीव सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन विल बी मेड। अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। सैलरी मेन कंपोनेंट तो रह ही गया। सैलरी रहेगी आपकी भाई 22,405 रुपये स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी। पहले साल कितनी बढ़ोतरी होगी, जैसे आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 1305, फिर कितनी हो जाएगी आपकी 23,710, अगले साल कितनी बढ़ोतरी होगी 1425, फिर आपकी सैलरी हो जाएगी 26,560। फिर अच्छा, ये तो है बेसिक, इस बात का ध्यान रखें, कभी सोचें आप इतनी कम सैलरी मैं तो नहीं करता अप्लाई। 22,405 तो बेसिक है। द टोटल एमोलमेंट्स वर्क आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 37,000। तो DA HRA मेडिकल अदर अलाउंसेस मिला के, जितने भी अलाउंसेस सब कुछ मिला के आपके स्टार्टिंग में जैसे आप ज्वाइन करेंगे मेट्रो सिटी में अगर आप अपॉइंटमेंट होते हैं तो 37,000 स्टार्टिंग में आपकी सैलरी रहेगी। अदर अलाउंसेस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो डिपेंड कर जाता है, कई बार HRA भी डिफर कर जाता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग के आधार पर। अदर बेनिफिट सच एज लमसम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट, मेंबर ऑफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी, ये सब सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। LTC स्टाफ वेलफेयर स्कीम का भी फायदा आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी लगभग मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं। अब ये सारे यहाँ पर सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, ये ऑलरेडी आपके पास होंगे। अगर आपके पास रिजर्वेशन आप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होंगे। तो लगभग 33 पेज का नोटिफिकेशन है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि जो मेन बातें हैं अप्लाई करने से पहले वो तो आपको कम से कम पता चल जाए। एक चीज़ मैंने छोड़ी है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना वहीं पर वेबसाइट पर लिखा होता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, वैलिड ईमेल आईडी रखें, मोबाइल नंबर रखें जिस पर आपके पास मैसेज आएगा। जब आप आवेदन कर रहे हैं तो एक प्रिंट आउट निकाल कर जरूर अपने पास रख लें एप्लीकेशन फॉर्म का, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। और सभी डॉक्यूमेंट से देखकर ही ध्यान से आप आवेदन करें, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, परसेंटेज मार्क्स कुछ गलत ना डल जाए, क्योंकि आपको मॉडिफिकेशन का कोई मौका नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।